हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास। दोस्तों ये सीरीज़ जो चलाई जा रही है दोस्तों, ये है केवल स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए। इसमें दोस्तों हम 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे। तो इस सीरीज में जुड़ जाइए। जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्पेशल ग्रुप डी को टारगेट करके ये वीडियो बनाई जा रही है, ये सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चलिए बताइए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फैराड है, या इसको हम फैराडे भी बोलते हैं, वोल्ट है, एम्पियर है, या ओम है? चलिए बताइए। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वह ओम है। क्या है वह ओम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला चलते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? चलिए बताइए। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। लोगों के दिमाग में समय चलता है लेकिन समय नहीं होगा। प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है, और प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मतलब कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई जा रही वीडियो है, और भी एग्ज़ाम के लोग देख सकते हैं, सब में फ़ायदा करेगा। चलिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? चलिए, 6 फीट लंबे ऊंचा व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई हमें नैनोमीटर में व्यक्त करना है, तो वह कैसे व्यक्त की जाएगी? चलिए बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो उसको व्यक्त करने के लिए हम 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा तीसरे का सी सही हो जाएगा। मतलब 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर बराबर हम 6 फीट लंबे व्यक्ति को दर्शा सकते हैं। ठीक है। चलिए, ए तेल, ऑप्शन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? इसमें हम इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायो तीनों की क्लास लेके आएंगे, वो भी एक ही सीक्वेंस में लेके आएंगे। अभी हम भौतिक पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम रसायन विज्ञान लेके केमिस्ट्री लेके आएंगे, उसके बाद फिर बायो आएगा। तो एक सीक्वेंस में हम इसमें पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए देखिए, तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है, लगभग कितना होता है एक बैरल? कहते नहीं, एक बैरल कितने विदेशों से तेल मंगाया जाता है, कहते हैं 2 बैरल तेल, 15 बैरल, 20 बैरल का दाम इतने रुपए हो गया, 25 बैरल का दाम एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में होता है आपका 159 लीटर। 159 लीटर एक बैरल में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। एक बैरल का मतलब होता है, अगर आपके गांव में कोटा है, हर गांव में कोटा होता है। अपने गांव में जो कोटा होता था उसमें आप देखें, जो मिट्टी का तेल पहले एक ड्रम में भर के आता था, उसी एक ड्रम को एक बैरल कहते हैं, और उस एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? चलिए देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1/100 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1/10,000 मिलीमीटर के बराबर होता है। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? एक माइक्रोन बराबर हो जाता है आपका 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की है। आर्द्रता मतलब नमी होती है। दाब की है, वर्षा की है, कि तापमान की है? आर्द्रता किसकी इकाई है? तो सॉरी, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो इकाई है वह दाब की है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई दाब की है। किसकी है? दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का है, समय का है, प्रकाश की चमक का है, चुंबकीय बल का है? तो पारसेक जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, और पारसेक भी हमारा किसका? दूरी का मात्रक होता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसेक किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। अभी हमने बताया, इसके पहले भी आपने देखा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। चलिए देखिए 9वां देखिए, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, मतलब एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो होता है ये 4.50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक पारसेक जो होता है 4.50 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, 4.5 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। इसका मतलब प्रकाश वर्ष छोटा है और पारसेक बड़ा है, पारसेक दूरी की बड़ी इकाई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 4.50 अर्थात 4.5 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक के होता है। चलिए देखते हैं 10वां, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, डाइन होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ग्रुप डी का हम एक जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ये सीरीज अब लगातार चलने वाली है। इसमें किंतु और परंतु कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, मिलाना है। त्वरण किसकी इकाई है, बल किसकी है, कृतकार्य किसकी है, आवेग किसकी है, इसको हमें मिलाना है। जल्दी जल्दी मिलाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी मिलाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको मिलाइए। किसका है, पहले का हमें मिलाना है, ठीक है। चलिए देखिए, हम मिला देते हैं। तो इसमें त्वरण जो होता है, त्वरण किसकी इकाई है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो इकाई होती है वो त्वरण होती है, ठीक है। त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद बल की जो इकाई होती है, बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का इकाई या बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कृत्य कार्य अर्थात कार्य का मात्रक क्या होता है, किए गए कार्य का मात्रक जूल होता है। अब लास्ट में बच गया आवेग, तो आवेग जो मात्रक होता है वह न्यूटन सेकंड का होता है। तो ये किस में मिल रहा है, ये पहले का चौथा, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शक्ति का मात्रक है, चलिए पावर, शक्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है कि न्यूटन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, चलिए जल्दी से बताइए। 12 का बताइए। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, और सेल्सियस जो होता है वह ऊष्मा की इकाई है। तो चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 13 को बताना है, तो 13 में क्या होता है, जल्दी बताइए। सेल्सियस क्या होता है, ऊष्मा की इकाई है, ऊष्मा। तो समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सेल्सियस। सेल्सियस क्या होता है, तापमान की इकाई, ठीक है। तापमान मापते हैं सेल्सियस से। चलिए अगला देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब एक हॉर्स पावर का जो इंजन होता है उसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। थोड़ा ये क्लीन नहीं आया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको बाद में कभी इंक्लूड कर लेंगे। यह एक क्वेश्चन आपका हम बढ़ा के बता देंगे। चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाट का मात्रक क्या है, वाट किसका मात्रक है, शक्ति क्या है, गति क्या है, नौ संचालन का, ऊष्मा का है। अभी आपको हमने बताया कि वाट जो मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक पहले का डी से मिलाया गया, ठीक है। कैलोरी का ऊष्मा होता है। देखिए अभी इसके पहले ऊष्मा का मात्रक कैलोरी नहीं, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है। इसके पहले ही क्वेश्चन गुजरा है। तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है। और जो होता है नॉटिकल मील और नॉट, ठीक है, इसको देखना है। तो नॉट किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताइए। नॉट किसका मात्रक होता है, तो नॉट किसका मात्रक होता है,
नॉट जो मात्रक होता है वह नौ संचालन का होता है। नौ संचालन का मात्रक नॉट होता है। और नॉटिकल मील जो होता है, समुद्री जहाज की गति जो होती है वो नॉटिकल मील में, समुद्री जहाज की जो गति होती है, समुद्री जहाज की जो गति होती है वह नॉटिकल मील में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन हमें बताना है, इसमें भी हमें सूची को मिलाना है। उच्च वेग, उच्च वेग का मात्रक क्या है। देखिए इसमें मात्रक के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसको आपको याद करके जाना है। तो उच्च वेग का मात्रक क्या है, उच्च वेग का मात्रक आपको बताना है। उच्च वेग का मात्रक क्या है, तो उच्च वेग का जो मात्रक होता है वह मैक होता है। क्या होता है, उच्च वेग का जो मात्रक है वह मैक है। उच्च वेग का जो मात्रक है वह मैक है। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है वह क्या है, वह एंगस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉन्ग है। और दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। सब सीधे सीधे मिले हुए, इसमें कोई इधर उधर नहीं दिया गया। किस में है, पहला, पहले का पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 नंबर का आंसर। चलिए अगला देखते हैं। उच्च दाब, उच्च वेग का मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। चलिए 18 में देखिए, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम होता है 1/10⁻12 ग्राम के या 10⁻−12 ग्राम के। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे एक ही की घात 10 की घात, हम 10⁻12 लिख दें, ठीक, 10⁻12 लिख दें, या इसको ऊपर कर दें तो ये घात माइनस में हो जाएगा ग्राम के। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻−12 ग्राम के। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है, फैराडे है, फर्मी है, रदरफोर्ड है या न्यूटन है। तो बल का मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 20 का। चलिए 21 का देखिए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मीमीटर है, नैनोमीटर है। चलिए बताइए 21 का बताइए। तो 21 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की छोटी से छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की छोटी से छोटी इकाई है क्या है, फर्मीमीटर। ठीक है, क्या है, फर्मीमीटर। लंबाई की छोटी से छोटी इकाई क्या है, फर्मीमीटर। क्या है, फर्मीमीटर। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई है। विलेम रांजन ने आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया है, किसका आविष्कार किया है बताइए। रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, एक्सरे किसका है, विद्युत मोटर का। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा सा, विलेम रांजन ने आविष्कार किया, किसका किया, विद्युत बल्ब का। बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन की खोज की थी। एक्सरे मशीन का, एक्सरे जो हम लेते हैं वो रॉन्टजन ने खोज किया था। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। तो चलिए अगला देखते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, इसमें मिलान करना है। रेडियम की खोज किसने की, पेंसिलिन की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने, चेचक की खोज किसने की। चलिए 24 का बताइए, जल्दी से जल्दी 24 का बताइए। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और एक्सरे की खोज किसने किया, एक्सरे की खोज जो किया था W.K. रॉन्टजन ने। W.K. रॉन्टजन ने, अभी इसके पहले मैंने एक्सरे की खोज किया था W.K. रॉन्टजन ने। और चेचक की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक की खोज किया था एडवर्ड जेनर। अभी इसके पहले ही रॉन्टजन देखिए, विलियम रॉन्टजन ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पायरोमीटर निम्न
पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से हम क्या नापते हैं? पायरोमीटर, वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। चलिए 25 का बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च तापमान। उच्च तापमान जो हम मापते हैं वो पायरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का देखिए, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है उसकी इकाई क्या होता है? बार होता है, जूल होता है, नाट होता है, ओम होता है। तो बताइए क्या होता है? जल्दी से 26 का हो आंसर हो जाएगा ए, अर्थात बार होता है। पारिस्थितिक दबाव का जो इकाई होती है वह होती बार होती है। ठीक है, वह क्या होती है? बार होती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा हम किसकी माप करते हैं? मैनोमीटर, वायुदाब की, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। चलो मैनोमीटर, वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गैसों का जो हम दाब होता है, गैसों का जो दबाव होता है उसको हम मैनोमीटर से नापते हैं। किससे? मैनोमीटर से इसको मापा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? इसको हमें मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको मिलाइएगा। तो ध्यान से मिलाइएगा, क्या है? तो देखिए यहाँ जून नहीं, ये जूल होगा। ठीक है, जून नहीं जूल होगा। जूल किसकी इकाई है? चलिए बताइए जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो इकाई है वह आपकी है कार्य की। कार्य का इकाई क्या होता है? कार्य की इकाई क्या होता है? जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होता है ये? तो कार्य की इकाई जूल होती है। ठीक है, कार्य की इकाई जूल होती है। या जून नहीं, ये जूल होगा। कार्य की इकाई जूल होती है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो होता है किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। वाट किसकी इकाई है? वाट किसकी इकाई है? तो सामर्थ्य अर्थात शक्ति की इकाई वाट है। वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट है विभवांतर की वोल्ट है। और ऊष्मा अर्थात ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर के द्वारा हम क्या मापते हैं? एम्पियर मापने की इकाई है क्या? एम्पियर मापने की क्या इकाई है? ठीक है, एम्पियर मापने की इकाई वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर से क्या मापते हैं? एम्पियर से 29 में जल्दी से बताइए। एम्पियर से हम मापते हैं विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्रोनोमीटर से, एनीमीटर से, आइडियोफोन से, आइडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वो होता है आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट जो बिजली को हम नापते हैं, कहते हैं 75 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट। मेगावाट है तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? उत्पादित की जाती है। देखो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास की हो जाती है। चलिए बताइए 31 का आंसर दीजिए। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, देखो मेगावाट से बिजली को नापते हैं, कहते हैं मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जो बिजली हम उत्पादित करते हैं उसको नापने के लिए हम मेगावाट का प्रयोग करते हैं। तो उत्पादित होने वाली बिजली को नापने के लिए हम मेगावाट का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 32 नंबर। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? अभी इसके पहले ही आपने पढ़ा एक्स किरणों का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। ठीक है, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? महासागर में जो वस्तु डूब जाती है, समुद्रों में जो वस्तु डूब जाती है, जहाज डूब जाते हैं, उनको खोजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 33 का जल्दी से बताइए। तो उसमें प्रयोग किया जाता है रडार का, सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। और समुद्र में जो चीज़ें खो जाती हैं, जो जहाज डूब जाते हैं, उनको नापने के लिए भी सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 34 में देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर क्या वायु की चाल है? सुमेलित नहीं है। अमीटर विद्युत धारा है। 34 का आपको बताना है आंसर। ठीक है, 34 का तो एनीमोमीटर वायु की चाल है, ये भी सही है। अमीटर से विद्युत धारा है, ये भी सही है। तो पायरोमीटर उच्च
ताप नापा जाता है, ये भी सही है। टैकियोमीटर दाबांतर, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, टैकियोमीटर दाबांतर ये इसका सही नहीं है। चलिए, चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्स रे, देखिए चंद्रा एक्स रे किस वैज्ञानिक? चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि डी होगा? देखिए इसमें भी चंद्रशेखर आ रहा है, इसमें भी चंद्रशेखर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा या डी होगा? तो बहुत सारे लोग इसमें ए तुरंत मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दो में चंद्रशेखर आ रहा है, इसका मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन इसमें नहीं है, इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। ठीक है, एक्सरे, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसमें? आपेक्षिक आर्द्रता, नमी, हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, लैक्टोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में। चलिए जल्दी से बताइए। 36 का क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से क्या नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, चलिए इसको बताइएगा। और लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध की शुद्धता नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या? दाब माप, है नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा बताइए, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आपको बताया हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? यह हवा में आर्द्रता को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवा में आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ नहीं, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, या इनमें से कोई नहीं? सिस्मोग्राफ क्या नापता है? तो ये भूचाल नापता है। भूचाल का मतलब भूकंप, जो भूकंप आता है उसको नापने का काम करता है सिस्मोग्राफ। वायुमंडल का दाब जो नापने का काम करता है वह बैरोमीटर करता है। देखो 40 में फिर आ गया, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अभी इसके पहले भी आपने पढ़ा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? देखो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो ज्ञात किया जाता है वह लैक्टोमीटर से। ठीक है, किससे? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व दूध का लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला देखिए, 42 नंबर में क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? तो 42 में हमें ये देखना है कि इनका हमें मिलान करना है। स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये यंत्र है, इससे हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप से हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। हृदय की जो ध्वनि होती है इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग हम रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते। 4 हो गया। कैरेटोमीटर, कैरेट में सोना आता है, सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। लक्समीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। तो किसका? पहले का तीन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब जो हम नापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमीटर। उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर। इसके पहले ही अभी इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, और जिसका प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभी इसके पहले ही आपने पढ़ा, उसको कहते हैं लक्समीटर। क्या कहते हैं? लक्समीटर। ठीक है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा, देखो लक्समीटर, ये यहाँ पे था। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, और यही चीज़ यहाँ पूछ लिया है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। ये तो सोनार होता था।
ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो चलिए 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर सी हो जाएगा। ये सी क्यों होगा, थोड़ा देखिए। रडार का प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये जो पानी वाली जहाज होती हैं, ये जहाँ हमारे डिफेंस सिस्टम, जहाँ दुश्मन का खतरा ज़्यादा होता है कि ऊपर से एरोप्लेन से खतरा कर दें, उन सब जगह रडार लगाया जाता है, ताकि एरोप्लेन है या कोई भी चीज़ हमारी सीमा के अंदर आता है तो उस रडार से हम उसका पता लगा सकें। ठीक है, ये रडार काम करता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। किस तरंग द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा। 46 में देखिए, यहाँ पे देखिए उपकरण दिए हैं और मापन की इकाई दिया हुआ है। चलिए देखिए इसका क्या होगा। ठीक है, अमीटर, अमीटर क्या काम करता है, अमीटर, अमीटर से क्या मापते हैं। चलिए 46 का जल्दी से बताइए, 46 का क्या होगा। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से धारा मापते हैं, धारा। देखिए आप स्टेबलाइजर में लगा रहता है एक गोला सा लगा रहता है, वो अमीटर ही होता है। जो गोला सा लगा रहता है जिसमें कांटा कम ज़्यादा होता है, उससे हम नापते हैं धारा की, धारा कितनी कम हुई कितनी ज़्यादा हुई। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से अभी आपने पढ़ा कि सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, नमी को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से, बैरोमीटर से हम दाब को मापते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग तुला से हम भार को मापते हैं। कभी देखिए स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग लगा के क्या किया जाता था, तौला जाता था। ठीक है, बड़े बड़े गट्ठर को, बड़े बड़े जो बड़े बड़े अनाज से भरे बोरियां होती थी, स्प्रिंग तुला। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ चुका है। चलिए अगला देखिए। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना जो है इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की गति का, प्रकाश की तीव्रता का, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता का। चलिए, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है रिएक्टर पैमाना मापने में, भूकंपीय लहरों का आयाम। जो भूकंप आते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर भूकंप जो आते हैं पृथ्वी के ऊपर, उन भूकंपों में निकलने वाली 3 तरंगें होती हैं, उन 3 तरंगों का जो आयाम होता है उनको मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस ताप, सेल्सियस का ताप का होता है, किलो वाट आवर विद्युत का होता है, RH गुणक रक्त का होता है, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का होता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए किसका होता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 48 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तीव्रता नापता है। ठीक है, भूकंप को नापने का काम रिएक्टर पैमाना करता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाना भूकंप को नापने का काम करता है। ठीक, कितना तीव्र है कितना नहीं, रिएक्टर पैमाने पे उस भूकंप की तीव्रता को दर्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध। ठीक है, ये इतने हैं। तो किस में होगा, विद्युत धारा किस में नापा जाता है, अमीटर में, अल्टीमीटर में, ओम में। जल्दी से बताइए, जल्दी से। 49 का जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो विद्युत धारा अभी हमने कहा धारा अमीटर में मापते हैं, अमीटर लगा होता है स्टेबलाइजर में, विद्युत धारा को मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊंचाई का मापन करने में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऊंचाई का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऊंचाई का मापन करने में, ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई एक इसका, तभी तो हम कह रहे कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। विद्युत धारा, धारा को नापने का, भूकंप की तीव्रता जो नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को हम नापते हैं किससे, भूकंप की तीव्रता को हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ये तो हमारा सही हो गया, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से होता है। और ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई को नापने का काम अल्टीमीटर से करते हैं। अल्टीमीटर से हो गए, ये भी सही है, अल्टीमीटर से हो गए, ये भी सही है। विद्युत धारा है, हाँ, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं, सॉरी, विद्युत सही था, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। अब प्रतिरोध को ओम से मापते हैं, सही था। ठीक है, विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा अमीटर, स्टेबलाइजर कभी आप देखिए उसमें एक देखिए वो लगा रहा है, गोला सा लगा होता है जिसमें कांटा कम ज़्यादा होता है, उसमें कांटा कम ज़्यादा होता है तो वो अमीटर ही होता है। वो क्या होता है, अमीटर ही होता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग दूसरी जगह चला गया है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई, सही है।
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की हम मात्रा को बदल देंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी से जल्दी बताइए, क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन अपरिवर्तित रहेगा, वही रहेगा। भार में द्रव्यमान घनत्व, वस्तु की आप मात्रा को बदल देंगे, वस्तु की मात्रा को बदल देंगे तो घनत्व आपका अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। और 51 है, 51 में आपको ये बताना है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में प्राप्त हुआ था सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ये आपके 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आज देखा, क्या देखा कि विज्ञान का सामान्य परिचय, इससे क्वेश्चन जो हुआ है अभी इसमें से लगभग 50 से क्या लगभग 100 क्वेश्चन हम इसमें और करवाएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, 2500 क्वेश्चन हमें करवाने का टारगेट है कि ग्रुप डी में जो कि डायरेक्ट फंस जाए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सीरीज चलेगी चलेगी चलेगी।